नमस्ते मित्रों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी एक क्राइम स्टोरी है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा। कहानी का शीर्षक है सातिर बहू की चाल। तो बने रहिएगा क्राइम स्टोरी में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। थाने के फ़ोन की घंटी बजी तो हवलदार ने रिसीवर उठाते ही कहा, सर, थाना सुल्तानपुरा से हवलदार जसवंत सिंह। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैं सरकारी टीचर संदीप शर्मा बोल रहा हूँ, कोठी नंबर 534 बी आदर्श नगर से। आप जल्दी यहाँ आ जाइए, किसी ने कोठी की मालकिन सतनाम कौर की हत्या कर दी है, उनकी लाश बेडरूम में पड़ी है। दूसरी ओर से एक बात कही गई। हवलदार जसवंत सिंह ने यह सूचना थाने के SHO इंस्पेक्टर ओमकार सिंह बराड़ को दे दी। ओमकार सिंह पुलिस टीम के साथ आदर्श नगर स्थित घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ में से एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर बताया, सर, मेरा नाम संदीप शर्मा है, मैंने ही थाने में फ़ोन किया था। लाश कहाँ है? इंस्पेक्टर ओमकार सिंह ने पूछते हैं। तो संदीप शर्मा ने कोठी की ऊपरी मंजिल को इशारा करते हुए बताया, सर, लाश बेडरूम में पड़ी है। ओमकार सिंह अपनी टीम के साथ कोठी के ऊपर वाले भाग में पहुंचे। बेडरूम में बेड पर एक बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी थी। इंस्पेक्टर ओमकार सिंह ने घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी और घटनास्थल पर क्राइम टीम को बुलवाया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। इस बीच सूचना पाकर SP कपूरथला मनदीप सिंह भी मौके वारदात पर पहुंच गए थे। घटनास्थल और लाश का निरीक्षण करने से पता चला कि मृतका की हत्या गला घोंटकर कर दी गई थी। पूछताछ के दौरान संदीप शर्मा ने बताया कि मृतका सतनाम कौर कनाडा की रहने वाली थी। वह करीब 5 महीने पहले अपने रिश्तेदारों से मिलने यहाँ आई थी। संदीप शर्मा ने यह भी बताया कि उसने मृतका के बेटे मनमोहन सिंह को कनाडा फ़ोन करके घटना की सूचना दे दी है। इंस्पेक्टर ओमकार सिंह अभी संदीप शर्मा का बयान नोट ही कर रहे थे कि राजपुर महतानिया जिला होशियारपुर निवासी राजेंद्र सिंह ने वहां आकर बताया कि मृतका उसकी बहन सतनाम कौर है। दरअसल संदीप शर्मा ने मृतका के बेटे मनमोहन सिंह को फ़ोन करके घटना के बारे में बता दिया था। मनमोहन ने अपने मामा को फ़ोन करके यहाँ के कहा कि वह माँ के पास जाकर देखे खबर सच है या किसी ने भद्दा मजाक किया है। भांजे का फ़ोन मिलने के बाद राजेंद्र सिंह आदर्श नगर आ गए थे। बहरहाल राजेंद्र सिंह के बयान पर 30 मार्च 2019 को अज्ञात लोगों के खिलाफ सतनाम कौर की हत्या का मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की हत्या दम घुटने के कारण हुई थी। उनके गले पर दुपट्टे वगैरह से कसने के निशान थे। हत्या का दिन 29 मार्च और समय के दिन 11 बजे से 12 बजे के बीच बताया गया था। अब तक के पूछताछ में यह बात स्पष्ट हो गई थी कि मृतका की किसी से कोई दुश्मनी या अनबन नहीं थी। वह 2-3 साल में एक बार कुछ दिनों के लिए कनाडा से अपने रिश्तेदारों से मिलने आया करती थी। वह जब भी आती थी ज़्यादातर अपनी आदर्श नगर वाली कोठी में ही रहा करती थी। चूँकि मामला एक NRI बुजुर्ग महिला से जुड़ा था, इसलिए SP मनदीप सिंह के आदेश पर इसे जल्द से जल्द सुलझाने के लिए 3 टीमें गठित की गई। हत्या के इस मामले में अजीब बात यह थी कि घर में कोई चीज़ चोरी नहीं हुई थी। घर का सारा सामान जो का त्यों था, किसी चीज़ को छेड़ा तक नहीं गया था। बेडरूम में चाय के 3 खाली गिलास रखे मिले। इससे साफ था कि घर में सतनाम कौर का कोई परिचित आया था। पुलिस ने मृतका सतनाम कौर के पारिवारिक सदस्यों और निजी जिंदगी के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि सतनाम कौर के पति बलदेव सिंह की साल 1998 में मौत हो गई थी। मृतका के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा जगमोहन सिंह जग्गा और छोटा बेटा मनमोहन सिंह उर्फ मनी। मनमोहन सिंह उर्फ मनी कनाडा में रहता था, जबकि बड़े बेटे जगमोहन उर्फ जग्गा की साल 2017 में ही मृत्यु हो गई थी। जगमोहन की पत्नी हरजोत कौर अपने बच्चों के साथ गांव दादूवाल में रहती थी। बलदेव सिंह की मौत के समय इस परिवार के पास 12 किले उपजाऊ जमीन थे, जिसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया था। हर एक के हिस्से में 4-4 किले जमीन आई थी। दोनों बेटों के साथ एक हिस्सा सतनाम कौर का था। पति के मौत के बाद सतनाम कौर छोटे बेटे मनमोहन के पास कनाडा चली गई थी। पुलिस जांच में एक अहम बात यह सामने आई कि बड़े बेटे जगमोहन की पत्नी हरजोत कौर की अपनी सास सतनाम कौर से बिल्कुल नहीं बनती थी। जगमोहन की मौत के समय भी सतनाम कौर केवल उसकी अंतिम अरदास पर ही गई थी। इस पूरे मामले की जांच के बाद शक की सुई हरजोत कौर की ओर घूम गई। इस बीच इंस्पेक्टर ओमकार सिंह ने इलाके के CCTV फुटेज निकलवा कर चेक किए तो एक सरकारी दफ्तर के बाहर लगे कैमरे में एक्टिवा पर सवार एक पुरुष और उसके पीछे बैठी महिला को सतनाम कौर की कोठी की ओर जाते हुए देखा गया। हालांकि दोनों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे, लेकिन एक्टिवा का नंबर PB 37H3277 स्पष्ट दिखाई दे रहा था। RTO ऑफिस से पता चला कि उक्त नंबर की एक्टिवा मृतका की बड़ी बहू हरजोत कौर की है। पुलिस का शक पूरी तरह यकीन में बदल गया था।
जब हरजोत कौर को उसके गांव दादुवाल से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने पैसों के लालच में अपनी सास की हत्या की थी। इस हत्याकांड में उसके साथ उसका परिचित विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की भी था, जो गांव समरावा जिला जालंधर का रहने वाला है। पुलिस ने हरजोत की निशानदेही पर विक्की को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को 1 अप्रैल को फगवाड़ा की अदालत में पेश कर उनका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद मृतका सतनाम कौर की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। हरजोत कौर जब ब्याह कर ससुराल आई थी तभी से अपनी सास सतनाम कौर के साथ उसकी कभी नहीं बनी थी। सतनाम कौर भी अपनी बहू को नापसंद करती थी। इसका एक कारण शायद यह था कि बलदेव सिंह और सतनाम कौर अपने छोटे बेटे मनमोहन सिंह के साथ कनाडा में रहते थे। हरजोत ने भी कनाडा जाने की जिद की थी। अपने पति जगमोहन को उकसाया भी था, पर सतनाम कौर ने उसकी एक नहीं चलने दी थी। इसी वजह से वह सतनाम कौर से रंजिश रखने लगी थी। बलदेव सिंह की मौत के बाद जब जमीन का बंटवारा हो गया तो हरजोत कौर अपने हिस्से की जमीन और पैसा लेकर पति और बच्चों के साथ जिला जालंधर के गांव दादुवाल में जाकर रहने लगी थी। अपने हिस्से की जमीन उसने ठेके पर विक्की के पिता हरजोत को दी थी। हरजोत चालक और ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली औरत थी। जमीन से होने वाली कमाई उसके लिए पूरी नहीं पड़ती थी। उसकी नज़र हर समय उस अपनी सास के हिस्से वाली ज़मीन और उनके बैंक बैलेंस पर रहती थी, जबकि सतनाम कौर उसे अपने घर में घुसने तक नहीं देती थी। हरजोत कौर पर इन दिनों काफ़ी कर्जा हो गया था। कर्जदार उसे परेशान कर रहे थे, ऊपर से उसके बच्चे जवान हो रहे थे। उनके शादी ब्याह की चिंता अलग से थी। हरजोत कौर को अपनी सास से यह रंजिश भी थी कि वह उस पर और उसकी जवान होती बेटी पर तरह तरह के लांछन लगाती थी। सतनाम कौर ने पूरी बिरादरी में हरजोत और उसके बच्चों जो कि उनके पोता पोती थे को बदनाम कर रखा था। इस घटना से 2 सप्ताह पहले हरजोत कौर यह शिकायत लेकर अपने मामा ससुर यानी सतनाम कौर के भाई राजेंद्र सिंह के पास गई थी कि वह अपनी बहन को समझाए वह उसे और उसके बच्चों को बेवजह बदनाम करना छोड़ दे, नहीं तो वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेगी। राजेंद्र सिंह ने सतनाम कौर को समझाया भी था, लेकिन सतनाम कौर अपनी आदत से बाज नहीं आई थी। इसलिए हरजोत कौर ने अपनी सास को ही रास्ते से हटाने की योजना बना ली। अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए उसने यह सारी बातें विक्रमजीत को बताई। विक्रम नशे का आदी था सो थोड़ा सा नशा करने के बाद वह हरजोत का साथ देने के लिए तैयार हो गया। रिमांड के दौरान दिए गए अपने बयान में हरजोत ने बताया कि उसने पति के जीवित रहते 2 साल पहले अपनी सास की कोठी की रेकी कर ली थी। अब ताज़ा स्थिति में उसने आदर्श नगर जाकर यह देखा कि सतनाम कौर की कोठी तक पहुंचने के लिए रास्ते में किन किन CCTV कैमरों का सामना करना पड़ सकता है। नए हिसाब से उसने नई योजना तैयार की थी। घटना वाले दिन 29 मार्च को वह अपनी एक्टिवा पर सवार होकर विक्रम के साथ सतनामपुरा पहुंची। विक्रम ने उससे 500 रुपये मांगे और पैसे लेकर पहले नशा किया। इस दौरान वह एक दुकान पर बैठकर बर्गर खाती रही। इसके बाद दोनों सतनाम कौर की आदर्श नगर स्थित कोठी पर पहुंचे। सतनाम कौर उसे देखते ही भड़क उठी और दोनों को वहां से चले जाने को कहा, लेकिन कोई जरूरी बात करनी है बोलकर दोनों सतनाम के बेडरूम में बैठ गए। फिर मौका पाते ही विक्रम ने अपने गले में डाला हुआ काले रंग का साफा सतनाम के गले में डाल दिया और फिर दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। आदर्श नगर सतनामपुरा इलाके में सतनाम कौर कोठी नंबर 534 B की ऊपरी मंजिल पर अकेली रहती थी, जबकि कोठी की निचली मंजिल पर संदीप शर्मा व रामशरण 2 लोग किराए पर रहते थे। लेकिन दिनांक 29 मार्च को सुबह ही किराएदार अपने काम पर चले गए थे और देर रात घर लौटे थे। आकर दोनों सो गए थे। 30 तारीख की सुबह जब किराएदार अध्यापक संदीप शर्मा ऊपर गया तो सतनाम कौर को आवाज़ें लगाने पर भी जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उसे शक हुआ। उसने ऊपर जाकर देखा तो सतनाम कौर को मरा पाया और पुलिस को सूचना भी दे दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर काले रंग का साफा बरामद कर लिया, जिससे उन्होंने सतनाम कौर का गला घोंटकर हत्या की थी। पुलिस ने आनन फानन में 24 घंटे के भीतर सतनाम कौर के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, पर एक बात अभी तक पुलिस को हजम नहीं हो रही थी कि हरजोत कौर ने बिना किसी विरोध के साथ अपना अपराध स्वीकार कैसे कर लिया, जबकि हत्या जैसे संगीन अपराध कोई भी आरोपी इतनी आसानी से कबूल नहीं करता। पुलिस ने पूरे मामले की दोबारा गहनता से जांच की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। 2 दिन बाद इस मामले में अचानक एक नया मोड़ आ गया।
पुलिस ने इस केस की एक और अभियुक्त अंजू को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने हरजोत के कहने पर विक्रम के साथ जाकर सतनाम कौर की हत्या की थी। हरजोत कौर तो मौका वारदात पर गई ही नहीं थी। दरअसल सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से चेक करने पर पुलिस को पता चला था कि एक्टिवा पर सवार औरत की कदकाठी और उस समय पहने हुए कपड़े हरजोत से मेल नहीं खा रहे थे। जब हरजोत से दोबारा सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सब सच उगल दिया। वह और विक्रम अब तक पुलिस से झूठ बोलते आए थे। दरअसल पुलिस को गुमराह करने और जांच की दिशा भटकाने के लिए यह हरजोत की चाल थी। अंजू कई सालों से हरजोत के घर पर काम करती थी और उसी गांव की रहने वाली थी। हरजोत ने उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर इस काम के लिए राजी किया था। अंजू के अनुसार उसने यह काम पैसों या किसी अन्य लालच में नहीं किया था। वह हरजोत को अपनी बड़ी बहन जैसी मानती थी। हरजोत ने इसी बात का फायदा उठाया था। घटना वाले दिन 29 मार्च को अंजू, विक्रम और हरजोत तीनों एक साथ सतनामपुर आए थे। हरजोत बर्गर की एक दुकान पर रुक गई थी और अंजू विक्रम के साथ हरजोत की एक्टिवा पर घटना को अंजाम देने सतनाम कौर के घर पहुंच गई। सतनाम की हत्या करने के बाद हरजोत की योजना अनुसार वे दोनों अपने गांव दादुआल लौट गए थे। गांव पहुंचकर अंजू ने अपना पहना हुआ सूट जला दिया था। ऐसा करने के लिए उससे हरजोत ने ही कहा था। पुलिस ने अंजू की निशानदेही पर वह जला सूट भी बरामद कर लिया। 3 अप्रैल को अंजू, विक्रम और हरजोत को पुनः अदालत में पेश किया गया। उस दिन विक्रम और हरजोत का रिमांड समाप्त हो गया था, इसलिए उन दोनों को जेल भेज दिया गया, जबकि अंजू को 5 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर लिया गया। बाद में रिमांड अवधि समाप्त होने पर अंजू को भी जेल भेज दिया गया। पुलिस जांच भटकाने के पीछे हरजोत का मकसद यह था कि जरूरत पड़ने पर वह यह साबित कर सकती है कि घटना के समय वह मौका वारदात पर मौजूद नहीं थी, और अगर वह पकड़ी भी गई तो उसके बच्चों की देखभाल अंजू कर लेगी। दोनों हालतों में एक औरत का बाहर रहना तय था, पर पुलिस जांच में हरजोत की पोल खुल गई और उसके साथ अंजू भी पुलिस की गिरफ्त में आ फंसी। तो मित्रों, यह क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।